हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल AKS इंजीनियरिंग अकेडमी में। मेरा नाम है अक्षय। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देखा था, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम में हमने टेंसाइल टेस्ट को किया था, जिसको हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में परफॉर्म किया था। तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब हम प्लॉट करते हैं, जो कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में होता है, तो हमने देखा था कि वहां पर जो इनिशियल पैरामीटर मेजर करते हैं, तो वो कौन कौन से इनिशियल पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था कि एक तो क्या होगा, लोड को फाइंड आउट किया जाएगा, और दूसरा क्या फाइंड आउट किया जाएगा, इलॉन्गेशन इन गेज लेंथ को फाइंड आउट किया जाएगा। तो हम उसी लोड अपॉन एरिया से क्या निकालेंगे, स्ट्रेस को, और जो आपका इलॉन्गेशन है और गेज लेंथ से क्या निकालेंगे हम लोग, स्ट्रेन को। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक ग्राफ को जाना था। तो अगर आप इस ग्राफ को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, आई करके वाले बटन को क्लिक कर दें, ठीक है। तो देखिए, कुछ मटेरियल्स के ग्राफ को जानते हैं। जैसे कि हमने पहला ग्राफ ड्रॉ किया था माइल्ड स्टील के लिए वैलिड है, जो ये था आपका स्ट्रेस और एप्सिलॉन ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हमने माइल्ड स्टील को प्लॉट किया था कुछ इस टाइप से। यह पॉइंट था हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। तो हाई टेंसिल स्टील का जो ग्राफ होता है, देखिए कुछ इस टाइप से। तो ये किसका है, हाई टेंशन स्टील का, हाई टेंशन स्टील। अगर आपसे पूछे हाई यील्ड स्टील का ग्राफ कैसा होगा, तो सेम देखो, यहां से लेके यहां तक, मीन से इलास्टिक लिमिट तक तो सेम ही है, बस यहां पे क्या हो जाता है, अपर यील्ड पॉइंट में चेंजेस आते हैं। तो ये हाई यील्ड स्टील है। तो कुछ डिफरेंट टाइप के स्टील्स के हमने क्या बनाए हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ को बनाया। अब देखिए, नेक्स्ट कुछ और मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। कास्ट आयरन। तो देखिए, कास्ट आयरन में जो यील्ड स्ट्रेस होती है, वहीं पे क्या हो जाता है, आपका फ्रैक्चर हो जाता है। मींस इससे आगे उसमें कोई भी इलॉन्गेशन नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, हाईली ब्रिटल मटेरियल। तो कुछ इस टाइप से होता है एल्यूमिनियम का ग्राफ। फिर कंक्रीट, तो ये है वुड का ग्राफ और ये है कंक्रीट का ग्राफ। ये कुछ मटेरियल्स हैं, इनके ग्राफ को जाना है हमने, ठीक है। देखिए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, आप डायरेक्टली उसकी स्क्रीनशॉट लें और बाद में लिखते रहें अच्छे से। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। तो देखिए, इसी ग्राफ में आते हैं वापस। तो इस ग्राफ में अगर हम बात करें सी पॉइंट पे, तो यहां पे होती है यील्ड स्ट्रेस। इसे कहा जाता है यील्ड स्ट्रेस। तो जो मेजर हमारी डिजाइनिंग होंगी, ज्यादातर जो डिजाइनिंग होती है, वो एक्चुअल में यील्ड स्ट्रेस तक ही होती है, ठीक है। फिर ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। या अल्टीमेट स्ट्रेस, यहां पे क्या है आपकी अल्टीमेट मतलब एकदम मैक्सिमम। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो ओ से यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो बॉडी है उसमें हल्की सी रिकवरी हो जा रही है, परंतु इसके आगे तो क्या है, अब कोई रिकवरी नहीं होने वाली है। इसके आगे क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन में चले गया स्पेसिमेन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एकदम से अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जो बॉडी विदस्टैंड कर सकती है बिना फेलियर के, उसी को कहा जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहा जाता है। मतलब कि इस पॉइंट तक बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेस लग जाएगी, परंतु इससे ऊपर अगर आप बढ़ाओगे तो अब क्या हो जाएगा, बॉडी रप्चर होना स्टार्ट कर जाएगी। मींस छोटे छोटे से क्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब यहां तक तो हम बॉडी नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएंगे। तो हमें रप्चर तो नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, तो अगर रप्चर हो जाएगा तो फेलियर ही होगी बॉडी, ठीक है। अब देखिए, कुछ ग्राफ को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, और ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो देखिए, मैंने ये माना कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि ये ए पॉइंट है। ये पॉइंट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और एक क्या लूंगा, टेंजेंट लूंगा। और इन दोनों के बीच में बना एंगल क्या कहलाता है, आपका स्लोप कहलाता है, थीटा। तो हमने क्या कंसीडर किया, एक छोटा सा ट्राइंगल ABC। तो इसको जूम करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे ABC ट्राइंगल को जूम किया और इसके बीच का एंगल जो बनाया थीटा, इसी को क्या कहा जाता है, स्लोप का। क्या अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, BC डिस्टेंस की, क्या BC डिस्टेंस सिग्मा की वैल्यू को शो कर रहा होगा कि इतना क्या होगा सिग्मा, क्योंकि देखो वर्टिकली क्या दिखा रहा है आपको, सिग्मा की वैल्यू दिखा रहा है। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली क्या दिखा रहा है आपको, एप्सिलॉन की वैल्यू। तो यहां पे क्या कह सकता हूं, ये क्या आपका सिग्मा, ये क्या एप्सिलॉन,
तो अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है सिग्मा और ये क्या है एप्सिलॉन। तो मतलब अगर देखें तो ये स्लोप की वैल्यू एक्चुअल में किसको दिखा रहा है, क्या ये यंग्स मॉडुलस है। इसी को क्या कहा था हमने, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है ना। मींस यूनिट स्ट्रेन करने के लिए कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है किसी भी बॉडी में, उसी को क्या कहा जाता है, यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप आपको यहां पर क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप के अगर हम बोलेंगे स्लोप कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव स्लोप है, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए क्या करना है हमने, ये कोई स्लोप है, इसमें क्या करना है, क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है। तो आपने सभी ने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस। तो ये किस में लाई कर रहा है, क्या पॉजिटिव में लाई कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्लोप। इसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव स्लोप। अगर हम बात करें, मान लेते कोई स्लोप इस टाइप का है, तो अगर इसमें हम क्वाड्रेंट को ड्रॉ करें तो देखिए ये क्या प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो कैसे लाई कर रहा है, माइनस में मींस क्या है, नेगेटिव स्लोप। क्लियर है आपको, नेगेटिव स्लोप कैसे पता लगेगा और पॉजिटिव स्लोप कैसे पता। तो देखिए अगर हम बात करें ओ से लेके सी तक, तो यहां पे अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या कैसा स्लोप आ रहा है आपका, पॉजिटिव स्लोप। अगर हम बात करें सी से डी में, तो कैसा स्लोप आ रहा है आपका, नेगेटिव स्लोप। अगर हम बात करें डी से ई में, तो कैसा आ रहा है आपका, फिर से पॉजिटिव स्लोप। अगर हम बात करें ई से एफ में, तो कैसा स्लोप आ रहा है आपका, नेगेटिव स्लोप। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी सीक्वेंस के बारे में कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में माइल्ड स्टील में स्लोप का सीक्वेंस क्या होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या हमारे पास सीरीज है स्लोप की। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। देखिए जब भी हम किसी भी मटेरियल के कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं, हमने क्या किया, किसी भी मटेरियल के कार्बन परसेंटेज को क्या किया, बढ़ाया। तो जब भी हम कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो उसके फ्रैक्चर जो स्ट्रेन होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या हो जाती है, घट जाती है। और उसी के बिहाफ में यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब भी कार्बन परसेंटेज को बढ़ाएंगे फ्रैक्चर स्ट्रेन घटेगी, यील्ड स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ेगी। सेम इसका रिवर्स हो जाएगा, कार्बन परसेंटेज को अगर घटाएंगे तो फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या होगी, बढ़ेगी, और यील्ड स्ट्रेस क्या होगी, घटेगी। तो देखो इसको कहां से देखें, जैसे कि अभी हमने एक ग्राफ बनाया था टाउ वर्सेस सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन ग्राफ को। तो हमने बोला था ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, माइल्ड स्टील का ग्राफ है, और ये आया था आपका कास्ट आयरन का ग्राफ। ठीक है, यहीं से क्या आया था आपका, ऐसे मींस यहां तक जो अपर यील्ड पॉइंट है, जो आपका अपर यील्ड पॉइंट है, इसके आगे क्या होगा, ग्राफ नहीं होगा। मतलब देखो जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है, मतलब पहले जो फ्रैक्चर स्ट्रेन थी कुछ इस पॉइंट पे थी, परंतु अगर हम बात करें तो यहां पे आ गई है फ्रैक्चर स्ट्रेन, तो मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या हो चुकी है, घट चुकी है। परंतु अगर बात करें यील्ड स्ट्रेस की, तो यील्ड स्ट्रेस में क्या आ गया है, इंक्रीमेंट आ गया। मींस जो ग्राफ है एक्चुअली माइल्ड स्टील का ऐसे बनता है, ठीक है, माइल्ड स्टील का कुछ स्टेप से बना, और ये कास्ट आयरन का क्या हो गया, ये हो गया। मींस जो यील्ड स्ट्रेस, यहां पे देखो यील्ड स्ट्रेस ये है और यहां पे यील्ड स्ट्रेस ये है, तो यील्ड स्ट्रेस में क्या आया, इंक्रीमेंट आया, क्योंकि कास्ट आयरन में माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा कार्बन परसेंटेज होती है। तो जब भी कार्बन परसेंटेज बढ़ेगी तो फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या होगी, घट गई होगी, और यील्ड स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ गई होगी, और इसी का क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर स्ट्रेन। देखिए फ्रैक्चर जो स्ट्रेन है, क्या कह सकते हैं कि कार्बन की परसेंटेज पे डिपेंड कर रही है, कि कार्बन की परसेंटेज अगर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्चर स्ट्रेन में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। मतलब अगर हम लोग कार्बन की परसेंटेज में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं तो हमारे फ्रैक्चर स्ट्रेन में भी क्या आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्लास्टिक स्ट्रेन होती है, प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 to 15 टाइम्स प्लास्टिक स्ट्रेन। तो जो प्लास्टिक स्ट्रेन होती है वो 10 से 15 गुना ज्यादा होती है, किससे, इलास्टिक स्ट्रेन के क्या होती है, 10 से 15 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है प्लास्टिक स्ट्रेन।
तो होप आपको यहां तक टॉपिक क्लियर हुआ होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो कुछ पॉइंट्स हमने जाने थे, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्या होता है कि वह मैक्सिमम स्ट्रेस जिसे बॉडी बिना फेलियर के रेजिस्टेंस करती है उसी को क्या कहा जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। और जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग के दौरान हमें कौन सी स्ट्रेस जरूरी है, तो वो कौन सी होती है, यील्ड स्ट्रेस जरूरी होती है, क्योंकि हम जब भी डिजाइनिंग करेंगे तो वो सेफ कंडीशन के अंदर होगी, या फिर हम कह सकते हैं वो इलास्टिक लिमिट तक होती है, ठीक है। चलिए आगे जाके नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ फेलियर। टाइप ऑफ टेंसाइल फेलियर। तो अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है और ये मटेरियल कैसा है, डक्टाइल है, और इसमें हमने क्या लगाया है, एक टेंसाइल लोड लगाया है, पी टेंसाइल लोड है। तो जब भी हम बात करते हैं डक्टाइल की, तो उसमें जो टेंसाइल में जो फेलियर होगा डक्टाइल मटेरियल का, वो हमेशा एक कप एंड कोन फेलियर होता है, क्लियर है। जब भी हम बात करें टेंसाइल में, तो जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनका कैसा फेलियर होता है, कप एंड कोन फेलियर होता है, और वह एंगल कैसा होता है, 45 डिग्री में। अगर ये देखा जाए तो ये कितने में है, 45 डिग्री में। ये पूछा जाता है कि डक्टाइल्स मटेरियल में जो टेंसाइल फेलियर होता है वो कैसा फेलियर होता है, कप एंड कोन, इसलिए कप एंड कोन फेलियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्लेन के अलॉन्ग होता है, तो शियर प्लेन के, शियर प्लेन के अलॉन्ग होता है डक्टाइल मटेरियल। वहीं अगर हम बात करें कि डक्टाइल मटेरियल का कंप्रेशन में कैसा फेलियर होगा, तो डक्टाइल मटेरियल, ये पहला पॉइंट था हमारा टेंसाइल में, सॉरी अभी टेंसाइल देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग पहले क्या देखते हैं, ब्रिटल का। तो ब्रिटल मटेरियल का टेंसाइल में कैसा फेलियर होता है, तो उसमें जो फेलियर होता है आपका, टेंसाइल में जो फेलियर होता है ब्रिटल मटेरियल का, वो सिंपल हमेशा किसके अलॉन्ग होता है, प्रिंसिपल प्लेन के। तो अलॉन्ग दी प्रिंसिपल प्लेन, तो किसके अलॉन्ग होगा, हमेशा प्रिंसिपल प्लेन के अलॉन्ग। सेम अगर हम बात करें कंप्रेशन में डक्टाइल मटेरियल का कैसे फेलियर होगा, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग आएगी आपकी टाइप ऑफ कंप्रेशन फेलियर। जो कंप्रेशन में फेलियर है वो किस टाइप का होगा, तो सेम पहले हम लोग डक्टाइल को कंसीडर करते हैं। ये क्या है, कोई डक्टाइल मटेरियल है, इसमें क्या लगा है, कंप्रेशन। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं डक्टाइल की, तो डक्टाइल में कंप्रेशन में फेलियर होता है एक्चुअल में, वो होता है आपका प्रिंसिपल प्लेन के अलॉन्ग। कैसा होता है, प्रिंसिपल प्लेन के अलॉन्ग प्रिंसिपल प्लेन। और अगर हम बात करें ब्रिटल मटेरियल की, तो उसमें जो कंप्रेशन का फेलियर होगा, कंप्रेशन में जो फेलियर होगा वो हमेशा कैसा होता है, शियर फेलियर, ठीक है। वो कैसा होगा, शियर फेलियर होगा। तो क्या कहेंगे, शियर अलॉन्ग शियर प्लेन, अलॉन्ग शियर प्लेन। और जो एंगल होगा हमेशा कैसा होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। शियर प्लेन के अलॉन्ग होगा और कैसा होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें टेंसाइल फेलियर में, तो टेंसाइल फेलियर में जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स में हमेशा जो प्रिंसिपल मींस जो फेलियर प्लेन होता है वो कैसे होता है, 90 डिग्री में होता है। इसको भी लिखना, इसमें डक्टाइल में कितने में होगा, 45 डिग्री में। शियर प्लेन जो होगा मींस जो फेलियर प्लेन होगा वो कितने में होगा, 45 डिग्री में। डक्टाइल में अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैसा होगा, अगर कंप्रेशन में बात करें तो क्या होगा, फेलियर प्लेन 90 डिग्री में। सेम अगर बात करें ब्रिटल में तो क्या होगा, फेलियर प्लेन 45 डिग्री। स्ट्रेन एनर्जी, तो जैसे कि जब भी किसी भी कंपोनेंट में लोड लगाया जाता है तो उस कंपोनेंट में क्या डेवलप्ड होती है, स्ट्रेन डेवलप्ड होती है, मींस उसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन क्रिएट होता है, और उस इलोंगेशन के कारण उस इलोंगेशन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी में क्या डेवलप्ड होती है, स्ट्रेस डेवलप होती है। तो देखिए जब भी हमने बॉडी को लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद क्या हो रहा है, बॉडी में स्ट्रेनिंग क्रिएट हो रही है। तो उस स्ट्रेनिंग के दौरान उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी डेवलप्ड होती है उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है। तो जैसे कि हमने
एनर्जीज के बारे में बात करें तो तीन टाइप की बेसिक एनर्जीज होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, जब भी कोई भी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होता है या पोजीशन में चेंजेस आते हैं तो उस दौरान उस बॉडी में जो एनर्जी डेवलप होती है उसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि मान लो एक बार है, इस बार को एक पी लोड लगाया है जिसकी सहायता से बार क्या हो रहा है कि स्ट्रेच हो रहा है, तो क्या इसके मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में जाना है कि जब भी हम कोई भी लोड लगाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं। तो जब भी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आता है तो उस बॉडी में क्या डेवलप्ड होती है, एनर्जी डेवलप्ड होगी। तो वह अगर हम बात करें जो स्ट्रेन एनर्जी है तो वो स्ट्रेन एनर्जी किस फॉर्म में डेवलप्ड हो रही है, किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डेवलप्ड हो रही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपने क्या किया, एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो उसके मॉलिक्यूल्स को क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो उसमें क्या डेवलप हो रही है आपकी, एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्ट्रेन एनर्जी जानते हैं, मान लेते हैं एक सेम कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में एक पी लोड लगा है। ये पी लोड क्या चाह रहा है कि इस बार की जो लंबाई है उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो हमने क्या किया कि इसको डेल्टा एल क्या कर दिया, इलॉन्गेट कर दिया, और इसकी कोई ना कोई ओरिजिनल लंबाई होगी, मान लेते इसकी लंबाई जो थी वो थी कैपिटल एल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या कहता है आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है और एक इक्वल टू आता है, तो कांस्टेंट का नाम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो देखिए अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया इज इक्वल टू ई इनटू क्या, अगर हम बात करें एप्सिलॉन की तो एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल। अब देखिए हमने क्या किया, इस P इज इक्वल टू एरिया को यहां भेज दिया, तो A इनटू E अपॉन क्या हो जाएगा, L इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। तो क्या अगर मैंने बोला इस कंपोनेंट का कुछ ना कुछ एरिया है, मान लो ये एरिया है, तो ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। उसका E यंग्स मॉडुलस है, मान लो स्टील है तो स्टील के लिए 210 गीगापास्कल ले लिया, तो मतलब E भी क्या है, कांस्टेंट। अगर मैंने बोला मान लो इसकी 5 मीटर लंबाई है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, परंतु चेंज इन मींस इलॉन्गेशन में और लोड में क्या आ रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो हमने क्या देखा कि इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो P इक्वल टू K इनटू डेल्टा एल। तो देखिए जब भी इक्वल टू और एक कांस्टेंट हटेगा, जैसे कि यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, इक्वल टू और एक कांस्टेंट, तो जब भी इक्वल टू और कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। तो क्या कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो जो लोड है वो इलॉन्गेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को शो करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसा आता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर मैं लोड और इलॉन्गेशन डायग्राम को बनाऊं, मैंने क्या किया, एक लोड और एक इलॉन्गेशन डायग्राम को, तो यहां पे हमने क्या किया, ग्राफ को ड्रॉ किया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका कहने का मतलब है कि जो लाइन होगी वो कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोड इलॉन्गेशन डायग्राम में किसी भी कर्व को प्लॉट करते हैं, जब भी किसी भी लोड इलॉन्गेशन डायग्राम में किसी भी कर्व को प्रोजेक्ट किया जाता है आपकी डेल्टा एल मींस इलॉन्गेशन वाली एक्सिस में, तो वह हमेशा रिप्रेजेंट करती है आपकी स्ट्रेन एनर्जी को। उसका कहने का मतलब क्या है, जब भी लोड इलॉन्गेशन डायग्राम में किसी कर्व को प्रोजेक्ट किया जाता है इलॉन्गेशन वाली एक्सिस में, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेन एनर्जी मींस ये लोड इलॉन्गेशन डायग्राम का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ लोड इलॉन्गेशन डायग्राम, तो देखिए क्या अगर मैं बोलूं ये जो हाइट है ये क्या P को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि कितना लोड है, और क्या ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, डेल्टा एल मींस इलॉन्गेशन कितना। तो एरिया, क्या ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या बन गया है, हाफ P इंटू डेल्टा एल, और इसी को क्या कहा जाता है, आपका स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ P इंटू, तो जब भी लोड इलॉन्गेशन डायग्राम में कर्व के अंडर का एरिया को निकाला जाता है और उसको किस में प्रोजेक्ट करना है, डेल्टा एल एक्सिस में प्रोजेक्ट करना है, तो उसका एरिया हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हमने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी को कैपिटल यूज से शो करेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ P इंटू डेल्टा एल। अब मैंने क्या किया, इसमें लेंथ का गुणा भागा कर दिया और एरिया का क्या कर दिया, गुणा भाग कर दिया। ठीक है, दोनों साइड क्या किया हमने, अपर ऊपर और नीचे क्या कर दिया, लेंथ की गुणा कर दिया और एरिया की गुणा। तो U दैट इज स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
क्योंकि एरिया को क्या किया हमने यहाँ लिया है इंटू डेल्टा एल अपॉन एक लेंथ को क्या लिया है यहाँ लिया है, तो क्या बचा ए इंटू एल। तो देखिए U इज इक्वल टू हाफ P इंटू ए, क्या P अपॉन ए, सॉरी P अपॉन ए इज कॉल्ड स्ट्रेस, कैसे क्या कहा जाता है स्ट्रेस, और डेल्टा एल अपॉन एल को क्या कहा जाता है आपका स्ट्रेन मींस एप्सिलॉन, और क्या एरिया इंटू लेंथ को क्या हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, तो ये क्या आएगा वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। ये तो टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, परंतु अगर मैं बात करूं पर यूनिट वॉल्यूम की, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेन है, ये तो बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम में, जैसे कि अगर मैंने बोला कि कोई कंपोनेंट उसका 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो उस 5 मीटर क्यूब में मान लो 50 आपकी क्या हो रही है स्ट्रेन एनर्जी डेवलप्ड हो रही है। परंतु अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी डेवलप्ड होगी, तो क्या मैं कहूंगा कि उसमें कितनी होगी 10, क्योंकि 5 में जब 50 है तो 1 में कितनी होगी 10 होगी। तो सेम अगर हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो क्या होगा कि इसको हमने क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना। तो देखिए जब भी हम यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसे क्या लिया जाएगा आपका स्पेसिफिक, ठीक है। तो जो ये आपकी आएगी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होगी आपकी स्मॉल यू से शो की जाएगी। स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम बटे में क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो यू दैट इज स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। होप आपको इतना समझ में आएगा। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, या फिर कहेंगे हाफ पी इंटू डेल्टा। देखिए स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो अगर मैं बात करूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहां पे क्या आया था इक्वल टू और एक कांस्टेंट आया था, सिग्मा के बदले क्या E इंटू एप्सिलॉन लिखा जा सकता है, तो U इज इक्वल टू हाफ सिग्मा के बदले क्या लिख दिया E इंटू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, क्या हो गया U इज इक्वल टू हाफ E बाई 2 इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर, E बाई 2 अपॉन E बाई 2 इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो ये भी क्या है आपकी स्ट्रेन एनर्जी है, परंतु पर यूनिट वॉल्यूम की, इतना ध्यान रखना पर यूनिट वॉल्यूम की। और दूसरा हमें क्या है U इज इक्वल टू जैसे कि हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन है, तो सिग्मा के बदले एप्सिलॉन के बदले क्या मैं सिग्मा अपॉन में ही लिख सकता हूं, तो देखो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन के बदले में क्या लिखना है सिग्मा अपॉन E, तो देखिए यहां से वैल्यू क्या आएगी सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2E, तो U दैट इज स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर अपॉन, तो ये थी आपकी स्ट्रेन एनर्जी, एक थी पर यूनिट वॉल्यूम में, एक थी आपकी टोटल वॉल्यूम। अब देखो नोट डालेंगे और नोट में सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कैपिटल यू की स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, स्ट्रेन एनर्जी की टोटल स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो क्या थे हाफ पी इंटू डेल्टा है। तो यू इज इक्वल टू देखो पी की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन, पी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन, और डेल्टा एल की यूनिट क्या होती है मीटर, तो यू की यूनिट क्या आई न्यूटन पर मीटर। दूसरी बात करें स्मॉल यू की जो कि था पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी क्या थी हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो यू इज इक्वल टू देखो सिग्मा की क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो यू इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो क्या इसकी यूनिट स्ट्रेस के बराबर आ गई। तो अगर हम बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम की, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो किस ग्राफ में रिप्रेजेंट होती है सिग्मा और एप्सिलॉन। अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी कहां पे मींस किस ग्राफ में रिप्रेजेंट होती है, तो P इंटू डेल्टा एल ग्राफ होती है, मींस P वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। और अगर हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो उसको किस में प्लॉट किया जाता है सिग्मा और एप्सिलॉन ग्राफ में। तो देखिए जैसे कि यहां पे हमने लिया सिग्मा और ये लिया एप्सिलॉन ग्राफ। अगर यहां पे कोई कर्व है, इस कर्व को अगर स्ट्रेन एक्सिस में प्रोजेक्टेड किया जाए और इसके अंदर का एरिया निकाला जाए, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को।
तो ये जो वैल्यूज है आपकी स्ट्रेन एनर्जी की, जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको बताई है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टी 2e या फिर एप्सिलॉन स्क्वायर ई एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 और 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन और 1/2 पी इंटू डेल्टा एल इंटू वॉल्यूम। तो ये सभी वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए स्ट्रेन एनर्जी की, एज इट इज आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। और इनकी यूनिट क्या क्या होती है, इनको भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट कितनी होती है, किसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ली जा रही है और किसकी न्यूटन मीटर। तो एक्चुअल में एनर्जीज जो होती हैं वो न्यूटन मीटर में ली जाती है, परंतु अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम की किसमें यूनिट आती है आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यूनिट आती है। ठीक है, अब देखिए इसी स्ट्रेन एनर्जी में 4 पॉइंट्स आएंगे आपके। रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, एंड टफनेस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिलियंस। तो सबसे पहले रेजिलियंस को जानते हैं। तो रेजिलियंस क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि किसी बॉडी को हमने क्या किया, लोड लगाया, उसमें क्या हुई, स्ट्रेनिंग हुई, और उसी स्ट्रेनिंग के कारण क्या हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो रही है। अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला ये है मेरे पास सिग्मा और एप्सिलॉन ग्राफ, तो यहां पे मान लो इस बॉडी की क्या है, इलास्टिक लिमिट है। अगर किसी बॉडी में इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है, मींस मैंने क्या किया, अगर लोड को इलास्टिक लिमिट तक ही लगाया, मींस इलास्टिक लिमिट से पहले तक लगाया, तो उस दौरान उस बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हुई होगी, तो उसी को क्या कहा जाता है, रेजिलियंस कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला मैंने पहला लोड लगाया यहां तक, तो इस बॉडी में इतना स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हुई होगी, दूसरे केस में मैंने मान लो इतना लगा, तो ये अब ऐड हो गया होगा, इतनी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी, मतलब जितना लोड लगाएंगे उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी। तो मींस हमें इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर की बात करनी, तो कह सकते हैं रेजिलियंस को स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी, स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर जो बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी है इलास्टिक लिमिट तक, विद इन मींस अंदर अंदर, ठीक है, मींस इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर तक जितनी भी स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है उसी को क्या कहा जाता है, रेजिलियंस कहा जाता है। दूसरा आता है आपका प्रूफ रेजिलियंस। तो देखिए प्रूफ रेजिलियंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर मैं बोलूं यहां तक कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है बॉडी के अंदर, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रेजिलियंस कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब इसमें जो हमें लोड लगाना है वो एक्चुअल में कहां तक होगा, आपका इलास्टिक लिमिट तक होगा। परंतु अगर रेजिलियंस की बात करें तो रेजिलियंस में लोड इलास्टिक लिमिट तक नहीं होगा, इलास्टिक लिमिट से जस्ट पीछे का एक पॉइंट हो सकता है, वहां तक हो सकता है, और उससे नीचे तो कहीं तक भी हो सकता है। तो मींस अगर हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं तो रेजिलियंस में जो लोड होता है वो इलास्टिक लिमिट तक नहीं लगाया जा सकता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही अंदर होता है। परंतु अगर बात कर रहे हैं प्रूफ रेजिलियंस की, तो प्रूफ रेजिलियंस में हमेशा जो लोड होगा वो कहां तक लगाया जाएगा, इलास्टिक लिमिट तक, और इलास्टिक लिमिट तक जितना भी स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है उसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रेजिलियंस कहा जाता है। अगर मैं बोलूं रेजिलियंस को, अगर मैंने मान लो अगर मैंने बोला रेजिलियंस में ही हमने लोड को इलास्टिक लिमिट तक लगा दिया, तो उसको ही क्या कह दिया जाएगा, प्रूफ रेजिलियंस कहा जाएगा। मतलब जब भी कोई लोड इलास्टिक लिमिट तक लगाया जाता है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रेजिलियंस कहा जाता है। क्लियर है सभी को? आता है नेक्स्ट आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। जैसे कि मैंने बोला मान लो इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाने पर इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुई है, वो हुई है 50 की, इसी 50 को क्या कहा जा रहा है, प्रूफ रेजिलियंस कहा जा रहा है। तो इस बॉडी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, मैंने बोला वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब,
इसका वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब। तो 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम के किसी भी कंपोनेंट को अगर मैंने इलास्टिक लिमिट तक जो लोड लगाया उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो कितनी की हुई है, 50 की हुई है। तो ये तो क्या है हमारे पास प्रूफ है। अगर मैं बोला यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होगी तो क्या करेंगे 5 मींस 50 को 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हमें पता लगेगा कितना होगा, 10 का होगा। तो उसी 10 को क्या कहा जा रहा है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहा जा रहा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका टफनेस। देखिए टफनेस क्या होती है, ये हमने कुछ ग्राफ बनाया था माइल्ड स्टील का कुछ इस टाइप से। तो देखिए टफनेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, दी स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज कॉल्ड टफनेस। मींस अगर किसी भी बॉडी में इस फ्रैक्चर पॉइंट तक जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि हमने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है तो उसके अंदर का जो कर्व होता है उसका जो एरिया होता है हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी को। तो अगर हम बात करें टफनेस तक, तो टफनेस मींस फ्रैक्चर तक। तो फ्रैक्चर में जितना भी आपका स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी हो रही है इस बॉडी में, जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसी को क्या कहा जाता है, टफनेस कहा जाता है। तो होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को जो लेफ्ट पोर्शन था उसको भी कवर कर लिया है आज। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।